एक घमंडी टीचर ने मेरी किताबें उठाकर क्लास से बाहर फेंक दी कि तुम्हारी औकात सिर्फ जूते पॉलिश करने की है, पढ़ाई लिखाई करने की नहीं। मैं रोता हुआ अपने घर चला गया। फिर वही टीचर 15 साल के बाद पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ऑफिसर के केबिन में जा पहुंची। कमिश्नर ऑफिसर ने जैसे ही अपनी चेयर घुमाई, टीचर ने उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ से पेपर्स नीचे गिर गए और वो कांपने लगी। क्योंकि मेरा नाम अजय है। मैं अपने केबिन में बैठा हुआ पेपर देख रहा था जब एक हवलदार मेरे केबिन के अंदर आया था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे घूरा। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं अपने काम में बिजी होता हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मैं उससे कुछ कहता, इससे पहले ही उसने सर नीचे झुकाकर मुझसे कहा, एक सरकारी टीचर बाहर खड़ी है और बहुत शोर कर रही है। उसका कहना है कि उसके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है। मैंने उसकी रिपोर्ट लिख ली, मगर फिर भी वो बहुत शोर मचा रही है। उस औरत का कहना है कि वो आपसे मिलना चाहती है। सरकारी रिटायर्ड टीचर के बारे में सुनकर मेरे चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया था। पता नहीं क्यों, किसी भी टीचर के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल घबराने लगता था और बिना बात के मुझे गुस्सा आने लगता था। मैंने हवलदार से कहा कि मैं इस टाइम किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तुम उन्हें बाहर से ही भेज दो और कह दो कि मैं अपने काम में बिजी हूँ। वो मुझे फिर कभी मिलेंगे। और तुम जाकर देखो कि उनके घर पर किसने कब्जा किया है। इस बारे में कार्यवाही करो। मेरी बात सुनकर वो हवलदार वहां से गया नहीं था और वहीं रुककर मुझसे कह रहा था कि सर, उस औरत का कहना है कि वो आपको जानती है। वो आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगी। हम सब उससे इतनी देर से यही कह रहे हैं कि सर अभी बिजी हैं, बाद में मिल लेना, लेकिन वो किसी की बात सुनना नहीं चाहती। और वो थोड़ी बूढ़ी औरत लग रही है, काफ़ी परेशान भी है। अच्छा होगा अगर आप एक बार उस औरत से मिल लें। मैं हवलदार की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि मेरी किसी भी सरकारी टीचर से कोई दोस्ती नहीं थी और ना ही मैं किसी को जानता था। मैंने उससे पूछा क्या नाम है उस टीचर का और वो कौन से स्कूल की टीचर रह चुकी है। वो मुझे देखते हुए बोला था, सर, सविता नाम है और वो एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है जहाँ से आपने अपना 12th किया है। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया हो। मैं 15 साल पीछे चला गया। मेरे मुंह से शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं अपने ख्यालों में खोने लगा था। तभी हवलदार ने मुझसे कहा कि सर, उस औरत को अंदर भेजूं या बाहर से ही उसे वापस लौटा दूं। उसकी बात सुनकर मैं होश में आ गया था। मैंने उससे कहा कि हाँ, भेजो अंदर, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। आखिर कौन है वो जो मुझसे मिलना चाहती हैं? मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने अपनी कैप उठाकर सर पर पहनी थी। 15 साल पहले मैं कुछ नहीं था, मेरी कोई औकात नहीं थी और ये मेरे स्कूल की वही टीचर थी जिसने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। और आज 15 साल बाद हम एक दूसरे को फिर से आमने सामने देखने वाले थे। उस टीचर ने कहा था कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं एक कमिश्नर ऑफिसर बन गया था। मैं अपने टेबल के पास खड़ा था, मेरा मुंह खिड़की की तरफ था और मैं बाहर की हल्की धूप को देख रहा था, जैसे हर दिन देखता हूँ। लेकिन उस दिन अंदर कुछ अजीब सा खालीपन था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और एक धीमी सी आवाज़ आई, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने बिना पीछे देखे हल्के से हाथ से इशारा किया और वो अंदर आ गई। उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे करीब आती गई और फिर वो रुकी और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, सर, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सच का साथ देते हैं, इंसाफ करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। कुछ गुंडों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। उसकी आवाज़ में डर था, बेबसी थी और एक उम्मीद भी थी, जैसे वो आखिरी उम्मीद लेकर मेरे पास आई हो। और उसी पल मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि मैं उसे पहचान चुका था। वो कोई और नहीं, वही औरत थी जिसने 15 साल पहले मेरे दिल पर ऐसा घाव दिया था जो आज तक भरा नहीं था। वही जिसने मुझे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था, मुझे ऐसे देखा था जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। उस दिन मैं चुपचाप खड़ा था, सबकी हंसी सुन रहा था और अंदर से टूट रहा था। और आज वही औरत मेरे सामने खड़ी थी, हाथ जोड़कर मदद मांग रही थी। ये सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी, जैसे इतने सालों का दर्द आज थोड़ा हल्का हो रहा हो। 15 साल तक मैं हर दिन उस एक पल को याद करके जिया था। हर रात मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती थी, वही हंसी, वही ताने, और शायद उसी दर्द ने मुझे बदल दिया था।
उसी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और जब मैं धीरे से पलटा और उसकी तरफ देखा तो हमारी नज़रें मिली। पहले तो वो बस मुझे देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं और वो धीरे से बोली, अजय। और मैं बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो घबराई हुई आवाज में बोली, अजय, तुम कमिश्नर ऑफिसर बन गए हो। ये सुनकर भी मेरे चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, बस वही हल्की सी मुस्कान बनी रही। फिर वो जल्दी जल्दी बोलने लगी, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं उसे मना ना कर दूं। अजय, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मेरे घर पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया और मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मेरी समाज में इज्जत है, लोग मुझे सम्मान देते हैं, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा है, नहीं तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी बेटी का जिक्र किया और उसकी आवाज़ और भी टूट गई। मेरी बेटी, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वो किसी से बात नहीं करती, किसी से मिलना नहीं चाहती। उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंका, क्योंकि मैं उसकी बेटी को जानता था। उसका नाम अंजलि था और जैसे ही उसका नाम मेरे दिमाग में आया, मेरे अंदर कुछ और भी बदलने लगा। लेकिन जो उसने आगे कहा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने कांपती हुई आवाज़ में बताया कि उन गुंडों ने मेरी बेटी को 2 दिन के लिए उठा लिया था। हालांकि उन्होंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मैंने अपना घर उन्हें नहीं दिया तो वो मेरी बेटी को बदनाम कर देंगे और सबको यही बताएंगे कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे और वो अपने शब्दों को संभाल नहीं पा रही थी। आज भले ही लोग पढ़ लिख गए हैं, लेकिन बेटियों के मामले में लोगों की सोच अब भी बहुत छोटी है। मेरी बेटी अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। वो चुप रहती है, बस छत को देखती रहती है, जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक गई हो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए और मेरी तरफ देखा। उस नज़र में डर भी था, शर्म भी थी और एक गहरी सी विनती भी थी, जैसे वो सब कुछ भूल कर सिर्फ एक माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो। और उस पल मैं उसे देखता रहा। मेरे अंदर दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कह रही थी कि यही मौका है, उसे वही दर्द महसूस कराऊं जो उसने तुम्हें दिया था, और दूसरी कह रही थी कि तुम अब वो अजय नहीं हो, तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो, तुम्हारे पास ताकत है और ताकत का सही मतलब बदला नहीं बल्कि इंसाफ होता है। और मैं वहीं खड़ा उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करता रहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसके आंसू गिर रहे थे और मेरे अंदर बीते सालों की सारी यादें जैसे एक साथ जाग रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन एक बात साफ थी कि ये पल सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी इम्तिहान था। वैसे तो मेरे दिल के किसी कोने में अब भी वो पुराना दर्द जिंदा था और एक पल के लिए सच में मेरे मन में आया कि मैं उनसे साफ साफ कह दूं कि आप वही औरत है ना, जिसकी वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन याद आता है। आपने मुझे पूरी क्लास के सामने इतना छोटा महसूस कराया था कि मैं खुद से नज़र नहीं मिला पा रहा था। आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था और उस दिन के बाद मैं बहुत टूट गया था और मैं आपके जैसे इंसान की कोई मदद नहीं करना चाहता। लेकिन ये सब बातें सिर्फ मेरे मन के अंदर ही रह गईं, क्योंकि अब मैं वो पुराना अजय नहीं था। मैं बदल चुका था। मैंने अपने दर्द को अपने अंदर दबाकर रखा और उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात ये थी कि उनकी बेटी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चल सकता हूँ? उन्होंने तुरंत हाँ में सर हिला दिया, जैसे उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे अंजलि से बात करनी होगी, मुझे उससे सब कुछ जानना है और मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से खुद को कमरे में बंद ना रखे, क्योंकि इससे वो और ज़्यादा टूट जाएगी। अगर वो आवाज़ उठाएगी तो ही हम उन लोगों के खिलाफ कुछ कर पाएंगे। मैं उसे समझाऊंगा कि डरना नहीं है और सच के साथ खड़ा होना है। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां लोग डर जाते हैं और लड़कियों को डराकर चुप करा दिया जाता है, उन्हें घर में बैठा दिया जाता है। वो बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती, और कुछ लड़कियां तो डर के मारे खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं और किसी से मिलना भी नहीं चाहती। लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो ऐसे लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि वो आगे आए और अपनी आवाज़ उठाए।
ताकि उन लोगों को सज़ा मिल सके। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगी, लेकिन आप अंजलि को ये मत बताइएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वो मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपको बहुत पसंद करती है, और अगर उसे पता चला कि मैंने उसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मैं उनकी बात समझ गया और हल्के से सर हिलाकर हामी भर दी। फिर वो खड़ी हो गई और मैंने कहा, चलिए। हम दोनों ऑफिस से बाहर की तरफ चलने लगे। जैसे ही मैं बाहर निकला, वहाँ मौजूद सारे ऑफिसर मुझे देखकर खड़े हो गए और सलाम करने लगे। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और बिना रुके बाहर की तरफ बढ़ गया। मैं उन्हें अपनी गाड़ी तक लेकर गया और दरवाज़ा खोलकर उन्हें बैठाया। फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुझे उनके घर का रास्ता पता था, इसलिए मैंने उनसे एड्रेस नहीं पूछा और सीधे सड़क पर गाड़ी बढ़ा दी। बाहर सड़क पर हल्की हलचल थी, लोग अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था और मेरे मन में बार बार वही सवाल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे अंजलि के लिए इतना बेचैन कर रहा है। मैं उसे ज़्यादा जानता भी नहीं था, बस एक दो बार ही उससे मिला था, लेकिन फिर भी उसके बारे में सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एक अलग सी हमदर्दी जाग गई थी, जैसे मैं उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि मैं दर्द को समझता था, या शायद इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी और को भी वही सब सहना पड़े जो मैंने सहा था। मैं गाड़ी चलाते हुए खामोश था और वो भी चुप बैठी थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। रास्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा मन धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था, जैसे मैं 15 साल पीछे चला गया था और मुझे अपना छोटा सा घर याद आने लगा, जहाँ मैं अपने पिताजी और माँ के साथ रहता था। हमारा घर बहुत छोटा था, लेकिन उसी में हमारी पूरी दुनिया बसती थी। पिताजी सुबह जल्दी उठकर मजदूरी के लिए चले जाते थे और देर शाम थके हुए घर लौटते थे। उनके कपड़ों पर धूल लगी होती थी, चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी जब वो मुझे देखते थे तो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती थी, जैसे सारी थकान एक पल के लिए गायब हो गई हो। हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए बहुत कम होता था, लेकिन माँ हमेशा किसी तरह सब संभाल लेती थी। मैं उस समय सिर्फ 14 साल का था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही मैंने बहुत सारी परेशानियां देख ली थी। मैं रोज अपने पिताजी को इतना मेहनत करते हुए देखता कि मेरे दिल में कसक सी उठती थी कि मैं भी कुछ करूं, उनकी मदद करूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके पिताजी से कहा, पिताजी, आप पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ काम करूं, आपकी मदद करूं। मेरी बात सुनकर पिताजी कुछ पल चुप रहे। उन्होंने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और बिना कुछ बोले घर से बाहर चले गए। उनकी उस खामोशी ने मुझे अंदर से बेचैन कर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। मैं थोड़ा परेशान हो गया और फिर माँ के पास गया। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि घर का खर्चा कितना मुश्किल से चलता है। पिताजी अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहे। अगर मैं भी काम करूँगा तो शायद थोड़ी राहत मिल जाएगी। माँ ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बाकी सब हमें संभालने दो। उनकी बात सुनकर मैं चुप तो हो गया, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो चल रहा था वो ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन घर की परेशानियां कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ने लगी। पिताजी की तबीयत भी अक्सर ख़राब रहने लगी थी। उन्हें खांसते हुए देखना और फिर भी काम पर जाते हुए देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। एक दिन मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं भी पिताजी के साथ मजदूरी करने जाऊंगा। अगले दिन मैं उनके साथ काम पर चला गया। सुबह से लेकर शाम तक मैंने उनके साथ काम किया। भारी सामान उठाना, ऊपर ले जाना, फिर नीचे आना, फिर से ऊपर जाना, ये सब बहुत मुश्किल था। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही बात थी कि मैं अपने पिताजी की मदद कर रहा हूँ। पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब शाम को हमें पैसे मिले तो मैं अंदर से बहुत खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज पिताजी मुझसे बहुत खुश होंगे। हम दोनों घर की तरफ जा रहे थे और मैं उनके चेहरे को देख रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिंता थी। उन्होंने रास्ते में मुझे रोका और सड़क के किनारे बैठ गए।
फिर मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम इस काम के लिए नहीं बने हो, तुम्हें ये मजदूरी नहीं करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, पिताजी मैंने तो आपकी मदद की है, कि आप मुझसे खुश नहीं हैं? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं बेटा, बात वो नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह मजदूरी करे। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और एक बड़े ऑफिसर बनो। तुम्हारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा मेरे साथ मजदूरी करने नहीं आओगे। उनकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने धीरे से कहा, पिताजी मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, और मैंने आपसे यही सीखा है कि इंसान को कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। अगर ज़रूरत हो तो करना चाहिए। मेरी बात सुनकर पिताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और प्यार से बोले कि तुम अभी बहुत छोटे हो, इतनी बड़ी बातें मत सोचो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और देखना, एक दिन तुम बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। उनके उन शब्दों ने मेरे दिल में कहीं गहराई तक जगह बना ली थी। उस दिन मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि उसी दिन मेरे पिताजी ने मेरे अंदर एक सपना बो दिया था। एक ऐसा सपना जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। फिर हम दोनों घर पहुंचे और जैसे ही माँ ने मुझे देखा तो वो एकदम से घबरा गईं। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगी कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें पिताजी के साथ मजदूरी करने जाने की? अपना हाल देखो, तुमने अपने आप को क्या बना लिया? मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप परेशान मत होइए, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं तो बस वहाँ बैठा रहा, सारा काम पिताजी ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन माँ मेरी बातों में नहीं आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथों को देखा तो उनकी आंखों से आंसू और तेज गिरने लगे। मेरे हाथ पूरे लाल हो चुके थे और दर्द से कांप रहे थे। पूरे शरीर में थकान थी और चलना भी मुश्किल हो रहा था। माँ ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में कहा, अब तुम अपनी माँ से झूठ बोलोगी क्या? मुझे तुम्हारी हालत दिखाई नहीं दे रही? मैंने तुम्हारे पिताजी को इतने सालों से काम करते देखा है, उनके हर दर्द को पहचाना है, तो क्या मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाऊंगी? तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। वो मुझे प्यार से सहला रही थी और साथ ही समझा भी रही थी कि अब तुम कहीं भी काम पर नहीं जाओगे, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली और खाना खाकर सोने चला गया। लेकिन उस रात मेरे लिए सोना आसान नहीं था। पूरे शरीर में इतना दर्द था कि करवट बदलना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मुझे बुखार भी आ गया था। माँ पूरी रात मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती, कभी मुझे समझाती कि तुम्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शरीर अभी इतना मजबूत नहीं है, तुम ये सब नहीं कर सकते। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे भी लगने लगा था कि शायद वो सही कह रही हैं, मुझे कुछ और करना चाहिए। अगले 2 दिन तक मुझे बुखार रहा, फिर धीरे धीरे मैं ठीक हुआ, लेकिन अब मेरे अंदर एक नई सोच आ चुकी थी। पिताजी ने जो 2,000 रुपये मुझे दिए थे, वो अभी भी मेरे पास थे। मैं सोच रहा था कि ये पैसे मैं माँ को दे दूँ, लेकिन फिर मैंने मन बदल लिया और सोचा कि मैं इन पैसों से कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं खुद भी कमा सकूँ और घर पर बोझ भी कम हो जाए। कुछ दिन बाद जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और 10वीं क्लास में पहुँच गया, तो मैंने उन्हीं पैसों से जूते पॉलिश करने का सामान खरीद लिया। मैंने ये बात पहले माँ पिताजी को नहीं बताई थी, लेकिन जब मैं सामान लेकर घर आया तो मैंने साफ साफ कह दिया कि अब मैं जूते पॉलिश करूँगा और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊँगा, क्योंकि 10वीं क्लास का खर्चा भी कम नहीं होता और पिताजी पहले ही घर का खर्चा बड़ी मुश्किलों से चला रहे हैं। मेरी बात सुनते ही पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने डांटते हुए कहा, क्या हम तुम्हें खाना नहीं दे पा रहे जो तुम ये सब करने जा रहे हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम ऐसे काम करोगे? तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने फैसले पर अड़ा रहा। मैंने धीरे से कहा कि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप अकेले इतना बोझ उठाएं। माँ मेरी बात समझ गई थी। उन्होंने पिताजी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन पिताजी गुस्से से बाहर चले गए और उसी दिन से मैंने जूते पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया। अब मेरी 10वीं क्लास शुरू होने वाली थी। स्कूल का पहला दिन था। मैं सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और स्कूल पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं क्लास में दाखिल हुआ तो सबकी नज़रें मुझ पर टिक गईं। कुछ ही पल में क्लास में शोर मचने लगा।
बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, अरे ये तो वही है जो जूते पॉलिश करता है, ये भी अब हमारे साथ पढ़ेगा, इसकी औकात तो देखो, ये हमारे बराबर बैठने आया है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मैंने देखा कि जो लोग कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो भी आज उन्हीं के साथ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा था, कुछ कह नहीं पा रहा था और मेरी नज़र बार बार नीचे झुकी जा रही थी। और तभी मेरी नज़र सामने पड़ी और मैं एकदम से ठहर गया, क्योंकि क्लास में टीचर आना शुरू हो गए थे। पहले 2 टीचर आए और अपना अपना काम देकर चले गए और फिर तीसरा पीरियड शुरू हुआ। सबको पता था कि अब सविता मैडम आने वाली हैं और उनका नाम सुनते ही पूरी क्लास में एक अलग ही खामोशी छा जाती थी, क्योंकि वो बहुत सख्त थी। वो पढ़ाई में ज़रा से भी ढील नहीं देती थी और किसी बच्चे के लिए उनके दिल में ना तो कोई नरमी थी और ना ही कोई ख़ास लगाव। जैसे ही वो क्लास में आई, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सब बच्चे तुरंत खड़े हो गए और एक साथ गुड आफ्टरनून मैडम कहा। फिर उनके बैठने के इशारे पर सब अपनी जगह पर बैठ गए। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए सबको रीडिंग की बुक निकालने को कहा। सब बच्चों ने जल्दी जल्दी अपनी बुक निकाल ली और मैं भी अपनी पुरानी सी बुक निकाल कर बैठ गया। उन्होंने एक नज़र पूरी क्लास पर डाली और फिर उनकी नज़र मुझ पर आकर रुक गई। उन्होंने मुझे इशारा किया और कहा, खड़े हो जाओ और रीडिंग शुरू करो। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ और पढ़ना शुरू कर दिया। मैं धीरे धीरे ठीक से पढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो। तभी अचानक वो अपनी जगह से उठी और मेरे पास आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मेरे हाथ से किताब छीनी और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। उस पल मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंजने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मैं वहीं खड़ा रह गया। पूरी क्लास की नज़रें मुझ पर थी और मेरा चेहरा जल रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मुझसे पढ़ने में कोई गलती हो गई होगी, लेकिन मैं तो ठीक ही पढ़ रहा था। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, आज क्लास का पहला दिन है और तुमने अपनी नई बुक की यह हालत कर दी। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि किताब को कैसे संभाल कर रखा जाता है। मैंने तुम्हें देखा है सड़क पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करते हुए। यही तुम्हारी औकात है। तुम पढ़ाई के लायक नहीं हो। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं जूते पॉलिश इसीलिए करता हूँ ताकि अपने परिवार की मदद कर सकूँ। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं काम करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। मेरी इतनी सी बात सुनकर उनका चेहरा और गुस्से से भर गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे एक और थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया और बोली, बदतमीज़, मुझसे बहस करता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ और जब भी मैं क्लास में आऊँ तुम खुद ही बाहर चले जाया करना, वरना ठीक नहीं होगा। उनकी आवाज़ इतनी सख्त थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर क्लास से बाहर निकल गया। उस समय मेरे अंदर इतना डर और दर्द था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं क्लास के बाहर खड़ा हो गया और धीरे धीरे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल था और मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा तो कहीं मुझे स्कूल से ही ना निकाल दिया जाए। मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रहा था। शायद मेरी हालत देखकर संस्कृति वाली मैम को कुछ समझ आ गया था। उन्होंने सविता मैम से इस बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस बच्चे के साथ ऐसा मत कीजिए, ये गरीब है लेकिन मेहनती है। अगर आप इसे पढ़ाएंगी तो ये आगे जाकर कुछ बन सकता है। लेकिन सविता मैडम ने उनकी बात साफ मना कर दी। उन्होंने कहा कि वो एक जूते पॉलिश करने वाले बच्चे को नहीं पढ़ाएंगी। उनकी भी कोई इज्जत है, वो ऐसे बच्चों पर अपना समय खराब नहीं करेंगी। जब मैंने ये सब सुना तो मुझे अंदर से बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में अमीर और गरीब के बीच कितना बड़ा फर्क किया जाता है। यहाँ तक कि एक टीचर भी सिर्फ इसीलिए किसी बच्चे को पढ़ाने से मना कर सकती है क्योंकि वो गरीब है। मैं वहीं खड़ा रोता रहा। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है और मैं पूरी तरह अकेला खड़ा हुआ हूँ। मैं अक्सर खड़ा होकर यही सोचता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ? क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? लेकिन उस समय मैंने गुस्से में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैंने खुद को संभाला और समझाया कि अगर मैं भी गुस्से में बह गया
तो नुकसान मेरा ही होगा। इसलिए मैंने हर बात चुपचाप सहना शुरू कर दिया। मैं रोज़ क्लास से बाहर खड़ा होकर भी पढ़ाई सुनता था और जो समझ आता था उसे याद करता था, और जब मौका मिलता था तो क्लास में बैठकर मन लगाकर पढ़ता था। मैंने अपने दिल और दिमाग को एक ही बात समझा दी थी कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और कुछ नहीं देखना। धीरे धीरे दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में बदले, हफ्तों महीनों में, और महीने सालों में बदल गए, और देखते ही देखते वो दौर ख़त्म हो गया। मैंने दिन रात मेहनत की, हर दर्द को नज़रअंदाज किया, और जब रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत अच्छे नंबरों से टॉप किया। उस दिन पहली बार लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई, लेकिन उस स्कूल से मेरा मन पूरी तरह हट चुका था। इसलिए मैंने 10वीं के बाद वो स्कूल छोड़ दिया। मेरे दिल में उस एक घटना की वजह से सरकारी स्कूल और ख़ासकर उस टीचर के लिए नफ़रत बैठ गई थी। हालांकि बाकी टीचर मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, फिर भी मैं उस माहौल में नहीं रहना चाहता था। इसीलिए मैंने एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया और वहीं से आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन घर की हालत अब भी कमज़ोर थी, इसलिए मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरे हालात को समझा और मुझे पढ़ाई के लिए पूरा समय दिया। मैं आधा दिन कॉलेज जाता और बाकी का समय काम करता था, लेकिन उसने कभी भी मेरे पैसे नहीं काटे। वो हमेशा मुझे पूरे पैसे देता और कहता कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। उसकी बातें मुझे हिम्मत देती थी और मैं और ज़्यादा मेहनत करने लगा। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई और काम में लगा दिया, और धीरे धीरे मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता गया, और आखिरकार एक दिन मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसका मैंने सपना देखा था। मैं एक बड़ा ऑफिसर बन गया। उस दिन मुझे अपने पिताजी की बातें याद आईं, उनका सपना याद आया, और मुझे लगा कि मैंने उनका सर ऊंचा कर दिया। मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन मेरा मन अपने अतीत में खोया हुआ था। तभी अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। उसने कहा कि उसका घर इसी गली में है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं काफ़ी आगे निकल आया हूँ। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और वापस उसी गली की तरफ आया। कुछ ही देर में हम उसके घर के सामने खड़े थे। उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैं उसके साथ अंदर गया। घर साफ सुथरा और अच्छा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। हम उसकी बेटी के कमरे की तरफ बढ़े। रास्ते में उसने बताया कि उसके पति से उसका कई साल पहले तलाक हो चुका है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और अब उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनकर मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले ही ये बात जानता था, लेकिन उसके चेहरे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो कमरे के बाहर खड़ी होकर अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाइए। वो चुपचाप पीछे हट गई और मैं दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उस दरवाजे के पीछे एक टूटी हुई लड़की अपने डर और दर्द के साथ खुद को बंद किए बैठी थी, और अब मुझे उसे हिम्मत देना था, उसे फिर से खड़ा करना था, और उसे ये यकीन दिलाना था कि वो अकेली नहीं है। उसकी माँ के चले जाने के बाद मैंने पहले उसे आवाज़ दी, अंजलि, अंजलि, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज़ डर के साए में रुक गई हो। फिर मैंने थोड़ा पास आकर दरवाजे पर हल्का सा हाथ रखा और धीरे से कहा, अंजलि, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरी आवाज़ दीवारों से टकराकर जैसे वापस मेरे ही पास लौट आई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वो अंदर कितनी डरी हुई होगी, कितनी टूटी हुई होगी। फिर मैंने थोड़ा सख्त होकर कहा, अंजलि, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं चला जाऊंगा, और शायद फिर तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे इतना कहते ही अंदर से हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई धीरे से उठकर दरवाजे तक आया हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उसी दरवाजे को देख रहा था, और कुछ ही पल बाद कुंडी खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा धीरे से खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं एक पल के लिए ठहर गया। सामने जो अंजलि खड़ी थी वो वही थी जिसे मैं पहले देख चुका था, लेकिन आज वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों की चमक कहीं खो गई थी। उसकी आंखें लाल थी, सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से उसने ठीक से नींद नहीं ली हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसका चेहरा मुरझा गया था और उसके होंठ सूख चुके थे। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो हर पल किसी अनजाने डर के साए में जी रही हो। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही वो तेजी से मेरी तरफ आई और मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बार बार मेरा नाम ले रही थी, अजय,
अजय, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द एक साथ बाहर निकल रहा हो। मैंने धीरे से उसे संभाला, उसके सर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसके आंसू मेरे कंधे को भिगो रहे थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। मैं उसे धीरे धीरे पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और बेड पर बैठाया। उसका कमरा बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत था। हर चीज तरीके से रखी हुई थी। दीवारों पर अच्छी सजावट थी, लेकिन उस कमरे में वही उदासी भरी हुई थी, जैसे इस कमरे ने भी उसके साथ दर्द सहा हो। मैंने उसे पानी दिया और धीरे से कहा, अंजलि, खुद को संभालो, मैं यहाँ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। उसने कांपते हुए हाथों से पानी लिया और कुछ घूंट पिए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम इतनी कमजोर हो गई हो कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाए और तुम उसके खिलाफ आवाज भी न उठाओ? मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ डर भी था और शायद थोड़ा सा भरोसा भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। और इतना कहते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग उनके घर आए थे। उन्होंने उसकी माँ को धमकी दी थी कि घर उनके नाम कर दो, वरना वो उसे उठा ले जाएंगे। जब उन्होंने उसकी माँ को धक्का दिया तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने उनसे कहा कि मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई। तभी उनमें से एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। जाते जाते उन्होंने उसकी माँ को धमकी दी कि अगर 2 दिन के अंदर कागज उनके नाम नहीं हुए तो वो उसे बदनाम कर देंगे। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। वो कमरा छोटा और बंद था, उसमें बस एक बिस्तर था और कुछ नहीं। उन्होंने उससे कहा कि अगर उसकी माँ 2 दिन के अंदर कागज लेकर आ गई तो वो उसे सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरे शहर में ये बात फैला देंगे कि वो 2 दिन किसी अजनबी आदमी के साथ रही है और उसकी इज्जत खत्म हो गई है। ये सुनकर वो अंदर से टूट गई थी। वो जानती थी कि लोग सच नहीं देखते, लोग सिर्फ बातें सुनते हैं, और अगर ये बात फैल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी माँ को मैसेज करे। उसने डर के मारे मैसेज कर दिया, लेकिन उसकी माँ नहीं आई। 2 दिन उसके लिए बहुत भारी थे। वो हर पल डर में जी रही थी, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ उसे डराकर रखा था ताकि उसकी माँ झुक जाए। 2 दिन के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया और जाते जाते फिर वही धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो उसे बदनाम कर देंगे। घर आने के बाद वो इतनी डर गई थी कि उसने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसे हर पल यही डर था कि कहीं सब कुछ खत्म ना हो जाए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि आप भी मेरे बारे में कुछ गलत सोचें। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। मैं उसे पहले से जानता था, हमारी सोशल मीडिया पर बात होती थी। वो मुझसे छोटी थी और मुझे पसंद करती थी, ये बात मैं समझ चुका था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वैसी भावना नहीं थी। फिर भी आज उसे इस हालत में देखकर मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मुझे उसके लिए काफ़ी दुख हो रहा था। मैं उसे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे धीरे से कहा, अंजलि, मेरी तरफ देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया और जो लोग तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं सज़ा दिलाऊंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और सच के साथ खड़ा होना होगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा भरोसा नजर आया, जैसे उसे यकीन हो रहा हो कि अब सब ठीक हो सकता है। और मैं वहीं बैठकर उसे समझाता रहा, उसे हिम्मत देता रहा। और उस पल मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि अब ये सिर्फ उसका नहीं बल्कि मेरा भी फर्ज है कि मैं उसे इस डर से बाहर निकालूं और उन लोगों को सज़ा दिलाऊं जिन्होंने उसकी ज़िंदगी में इतना डर भर दिया। मैंने अंजलि को बहुत देर तक समझाया, उसे बार बार यही कहा कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो हुआ है उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है। धीरे धीरे वो थोड़ी शांत हुई, उसकी आंखों में थोड़ा सा भरोसा वापस आया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। मेरा दिमाग अब पूरी तरह अपने काम पर था। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ जाकर बिना समय गंवाए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने सविता मैडम से पूरी बात लिखित में ली और उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर अपनी टीम के साथ उन गुंडों की तलाश शुरू कर दी। ज्यादा समय नहीं लगा, हम लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और थाने लाकर लॉकअप में बंद कर दिया। शुरू में वो लोग बहुत अकड़ दिखा रहे थे, झूठ बोल रहे थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई
तो धीरे धीरे उनका घमंड टूटने लगा और आखिरकार उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने माना कि उन्होंने ही घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी और अंजलि को डराकर दबाव बनाने की योजना बनाई थी। उनका सच सामने आते ही मैंने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया और इस तरह उनका खेल खत्म हो गया। जब सब कुछ हो गया तो मैं सविता मैडम के पास गया और उनसे कहा कि अब आपको इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे और ना ही आपकी बेटी को कोई बदनाम कर पाएगा। मुझे लगा था कि वो मेरी बात सुनकर राहत की सांस लेंगी और शायद मुझे धन्यवाद भी कहेंगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, अजय, मैं तुम्हें उस दिन ही पहचान गई थी जब तुम ऑफिसर की वर्दी में मेरे सामने खड़े थे। मैं समझ गई थी कि तुम वही लड़के हो जो 15 साल पहले मेरी क्लास में थे, जिन्हें मैंने सबके सामने डांटा था और क्लास से बाहर भेजा था। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में पुरानी बातें फिर से जाग गईं, लेकिन मैं चुप रहा। वो आगे बोली, तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं तुम्हारे साथ गलत करती थी, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, तुम्हें क्लास के बाहर निकाल देती थी, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर किया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अलग ही जुनून देखा था। तुम्हारी आंखों में कुछ करने की आग थी और मैं जानती थी कि अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नरमी दिखाती, तुम्हें सहानुभूति देती, तो शायद वो आग ठंडी पड़ जाती। तुम उतना नहीं लड़ पाते जितना तुमने लड़ा। उन्होंने कहा, मैं चाहती थी कि तुम गुस्से में ही सही, लेकिन कुछ बड़ा करने की ठान लो और खुद को साबित करो। जब मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की तो बाकी बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाना छोड़कर तुम्हारे लिए सोचने लगे, तुम्हें समझने लगे और तुम्हारे अंदर भी एक जिद आ गई कि तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। उन्होंने ये भी बताया कि जब एक दूसरे टीचर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव न करूं, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। यहाँ तक कि उन्होंने प्रिंसिपल से भी शिकायत की थी और मुझे चेतावनी मिली थी कि अगर मैंने तुम्हें क्लास में नहीं बैठाया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन फिर भी मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, क्योंकि मैं तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचते देखना चाहती थी जहां आज तुम खड़े हो। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से थोड़ा उलझ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उन्होंने किया वो सही था या गलत, लेकिन इतना ज़रूर था कि आज मैं जहाँ था वहाँ तक पहुँचने में मेरे हर दर्द, हर ठोकर का हाथ था और शायद उनमें उनका भी एक हिस्सा था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। फिर मैं अंजलि के पास गया और उससे कहा कि अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। न कोई उसे बदनाम करेगा और ना ही कोई उसके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा। अब वो अपनी ज़िंदगी फिर से सामान्य तरीके से जी सकती है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में फिर से एक हल्की सी चमक आई, जैसे वो धीरे धीरे अपने डर से बाहर आ रही हो। मैं वहाँ से निकल आया, लेकिन उसके बाद अंजलि ने मुझसे बात करना कम कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने पूरी तरह बात करना ही बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं अपने काम में फिर से लग गया। कुछ समय के बाद मैंने ये सारी बातें अपने माँ बाप को बताईं। उन्होंने ध्यान से सब सुना और अंजलि के बारे में जानकर उन्हें वो बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि वो एक अच्छी और समझदार लड़की है और शायद वो मेरे लिए सही भी हो सकती है। लेकिन उस वक्त मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही थी। अतीत की यादें, सविता मैडम की बातें, अंजलि का अचानक दूर हो जाना, ये सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बात साफ थी कि जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। एक दिन मैं घर पर चुपचाप बैठा हुआ था। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। अतीत की यादें, अंजलि की खामोशी, सविता मैडम की बातें, सब कुछ एक साथ घूम रहा था। तभी मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, जैसे वो मेरे दिल की हालत समझ रही हों। फिर धीरे से बोली, बेटा, मैंने देखा है तुम अंजलि को पसंद करते हो और अंजलि भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने आगे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और एक साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लो। उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी टीचर सविता ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सच में गलत था, लेकिन शायद उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही था। वो चाहती थी कि तुम कुछ बन जाओ और देखो, आज तुम एक बड़े ऑफिसर बन गए हो। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर दर्द ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर मुश्किल ने तुम्हें आगे बढ़ाया। इसलिए अब उन पुरानी बातों को छोड़ दो और आगे बढ़ो। माँ की बातें सुनकर मैं चुप रहा। मेरे मन में अभी भी सविता मैडम के लिए एक अजीब सा भाव था। मैं उनसे जुड़ी हुई बातों को भूल नहीं पा रहा था।
फिर मैंने धीरे से कहा, माँ, मुझे अंजलि से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनके बारे में सोचकर ही अजीब लगता है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं ये सब बातें भूल नहीं पा रहा हूँ। माँ ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही सोच अपने अंदर रखकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। कुछ बातें हमें छोड़ देनी चाहिए और ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने जो किया वो शायद तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए किया। भले ही उनका तरीका गलत था, लेकिन नतीजा तो अच्छा निकला ना। आज तुम जहाँ हो वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, और इसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक हिस्सा है। इसलिए तुम उन सब बातों को छोड़ दो और सिर्फ अंजलि के बारे में सोचो। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, समझदार है और तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है। तुम उसके साथ खुश रहोगे। माँ की बातों में सच्चाई थी और उनके शब्द सीधे मेरे दिल में उतर रहे थे। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से सर हिलाकर उनकी बात मान ली। अगले ही दिन मैं अपनी माँ के साथ अंजलि के घर गया। हम उसके लिए रिश्ता लेकर गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, सविता मैडम ने हमें देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने हमें अंदर बैठाया और जैसे ही माँ ने बात शुरू की तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कर दी। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे उन्हें भी यही इंतजार था। अंजलि तो मुझे पहले ही पसंद करती थी, ये बात मैं जानता था, और जब उसे इस बारे में पता चला तो उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही महीनों में हमारी शादी तय हो गई और फिर हमारी शादी हो गई। उस दिन मुझे लगा कि जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सब कुछ बदल रहा है। मैं और अंजलि एक नए रिश्ते में बन चुके थे और हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे का सहारा बनने लगे, और सच कहूँ तो वो पल मेरी जिंदगी के सबसे सुकून भरे पल थे। हम दोनों साथ में हंसते थे, बातें करते थे और अपने छोटे छोटे सपनों को मिलकर पूरा करने की कोशिश करते थे। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसमें एक सुकून था, एक अपनापन था, और मैं धीरे धीरे अपने अतीत के हर दर्द को भूलता जा रहा था और आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब मेरे पास अंजलि थी और उसके साथ मुझे एक नई उम्मीद मिल गई थी, एक नई शुरुआत मिल गई थी, और हम दोनों अपनी ज़िंदगी को मिलकर बहुत खुशी से जी रहे थे। आज भी जब मैं उन पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उठता है। कभी लगता है कि जो मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल गलत था, और कभी लगता है कि शायद उसी ने मुझे और मजबूत बना दिया। लेकिन सच कहूँ तो एक टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं होता, किसी भी हालत में नहीं होता। एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बल्कि अपने स्टूडेंट को समझना, उसका हौसला बढ़ाना और उसे सही रास्ता दिखाना भी होता है। उस समय अगर सविता मैडम मुझे डांटने के बजाय प्यार से समझाती, मेरा साथ देती, तो शायद मुझे उतना दर्द नहीं होता जितना उस दिन हुआ था। उस एक घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे अपनी गरीबी का एहसास इस तरह कराया गया जैसे वो कोई गलती हो, जबकि सच तो ये है कि गरीब होना कोई गलती नहीं होती। इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है, और मेरे अंदर पढ़ने का जुनून तो पहले से ही था। मैं वैसे भी कुछ करना चाहता था, अपने माँ बाप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। मैं मेहनत करता ही, क्योंकि मुझे पता था कि यही एक रास्ता है जिससे मैं अपने हालात बदल सकता हूँ। इसीलिए ये कहना कि किसी की सख्ती ही किसी को कामयाब बनाती है, ये पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, कुछ लोग सख्ती से सीख जाते हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कई लोग टूट भी जाते हैं। इसलिए एक टीचर को हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि सामने वाला बच्चा किस हाल में है, उसे डांट की ज़रूरत है या हौसले की ज़रूरत है। अगर उस दिन मैं टूट जाता, हिम्मत हार जाता, तो शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए मैं हर टीचर से यही कहना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे वो गरीब हो या अमीर। हर बच्चे के अपने हालात होते हैं, अपनी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन हर बच्चे के अंदर कुछ बनने की चाह भी होती है। उसे बस सही दिशा और सही सहारा चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे पढ़ाएं, उसे आगे बढ़ने का मौका दें, ना कि उसे उसके हालात के लिए नीचा दिखाएं। एक छोटा सा अच्छा शब्द किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, और एक बुरा शब्द किसी को अंदर से तोड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखें, अपने व्यवहार का ध्यान रखें, क्योंकि आप सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि किसी की ज़िंदगी को आकार देने वाले इंसान हैं, और आपका एक सही कदम किसी बच्चे का पूरा भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।